इटली ने अमेरिका के सैन्य विमान को सिसिली एयरबेस पर उतरने की अनुमति नहीं दी, जहां से वे मध्य पूर्व जाने वाले थे। इतालवी मीडिया के अनुसार कुछ अमेरिकी बमवर्षक पूर्वी सिसिली के एयरबेस पर उतरकर क्षेत्र की ओर जाने वाले थे, लेकिन अनुमति इसलिए नहीं मिली क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी थी। इस युद्ध ने इटली और पूरे यूरोप में काफी बहस छेड़ दी है, लेकिन इटली में केंद्र वाम विपक्षी पार्टियां सरकार से वहां के बेस का इस्तेमाल रोकने का आग्रह कर रही हैं ताकि इस संघर्ष में शामिल होने से बचा जा सके। तो और प्रतिक्रियाओं और जानकारी के लिए अब हमारे साथ मिलान से जुड़ रही हैं आना ममिलियानो, जो इल कोरेरा डेला सेरा की विदेशी डेस्क संपादक हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली की सैन्य नेतृत्व से यहां जरूरी परामर्श नहीं हुआ, जैसा कि देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली संधियों के तहत है। क्या ये पुष्टि हुई? कई विरोधाभासी रिपोर्टें हैं, आप इसमें क्या स्पष्ट कर सकती हैं? मुझे लगता है कि एक बात जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो ये है कि ये सरकार चाहती है कि जनता और दुनिया को पता चले कि उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इटली का अमेरिकियों के साथ उनके इटली स्थित ठिकानों पर संबंध थोड़ा जटिल है। तो कुछ मामलों में आपको अनुमति की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में नहीं होती। यहाँ जो बहुत दिलचस्प है वो ये है कि चाहे जो भी हुआ हो, और ये जानना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ हो, इटली के रक्षा मंत्री जो एक केंद्र दक्षिणपंथी सरकार से आते हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और इसके बारे में बहुत ईमानदार और खुलकर बोल रहे हैं। राजनीतिक संदेश ये है कि सरकार आमतौर पर ट्रंप के साथ अच्छे संबंध रखती है, लेकिन इस बार उन्होंने ना सिर्फ मना किया बल्कि जनता को भी ये बताना चाहती है। ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया पर क्या सोच रही है, लेकिन वो अकेली नहीं है। फ्रांस, स्पेन और यूके इसमें शामिल होने को उत्सुक नहीं हैं। आप यूरोपीय प्रतिक्रिया को व्यापक रूप से देखें तो अब तक इस युद्ध में जो कुछ हो रहा है उस पर और अमेरिकी राष्ट्रपति की संभावित प्रतिक्रिया पर कैसे देखती हैं? देखिए, ठीक है, तो यूरोप एक बात है, इटली कुछ और है, क्योंकि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से अटलांटिक के दोनों किनारों के बीच असहमति रही है। लेकिन अच्छा हो या बुरा, मेलोनी ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रही। इसका कुछ भाग व्यक्तित्व से जुड़ा है और इस तथ्य से कि दोनों दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट हैं, यदि हम उन्हें ऐसा कहें। तो इटली अमेरिका के साथ दोस्ती की एक तरह की विशेष स्थिति में बनी हुई है। फ्रांस के साथ जैसी कूटनीतिक तकरारें हुई हैं वैसी कोई तकरार नहीं हुई है। लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो इटली के लिए ये बहुत समस्याजनक है। भूमध्य सागर में होने के कारण मध्य पूर्व के पास हैं। लोग इस युद्ध में घसीटे जाने से डरे हैं। दूसरी बात, इटली खाड़ी देशों से काफी ऊर्जा आयात करता है। आप कहेंगे सब करते हैं, पर इतना नहीं। इटली के पास परमाणु ऊर्जा नहीं है जो फ्रांस और यूके के पास है। इसके पास उतनी हरित ऊर्जा नहीं है जितनी जर्मनी के पास है। तो हमारी ज्यादातर ऊर्जा गैस से आती है, खासकर गैस से और कुछ हद तक तेल से, जो मुख्य रूप से खाड़ी और अल्जीरिया से आता है। और इसलिए ये बहुत असुरक्षित है और हम जानते हैं कि ये युद्ध बहुत अलोकप्रिय है। इतना कि वास्तव में मेलोनी की लोकप्रियता, जो हमेशा बहुत ज्यादा रही है और अब भी किसी हद तक ज्यादा है, लेकिन इस युद्ध की वजह से उसे नुकसान हुआ है। और वास्तव में लोग ये कयास लगाते हैं कि हाल ही में मेलोनी ने जो संवैधानिक जनमत संग्रह हारा, जो एक कानूनी सुधार के बारे में था, वो इसलिए था क्योंकि लोग इस युद्ध की वजह से उनसे नाराज थे, ना कि इसलिए कि उन्हें सुधार की परवाह थी या नहीं सुधार की। तो वो इस समय जैसे तनी हुई रस्सी पे चल रही हैं। आपके विचारों की सराहना करती हूं। फिर से अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं और कई अलग अलग परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, न सिर्फ इस युद्ध में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे यूरोप के देशों के बीच संबंधों के मामले में भी। हम आपके समय की सराहना करती हूं। आना ममिलियानो, मिलान से लाइव इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
राजदूत महोदय, इस पर आपके विचार क्या हैं? एक और समझा जा सकता है कि देश शामिल होने से झिझक रहे हैं, पर कब कोई अपने सहयोगी की अनदेखी करता है? कब किसी को यह कहना चाहिए कि दरअसल ये क्षेत्र के भविष्य के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है बेनिटो, यूरोप का व्यवहार वाकई चौंकाने वाला और आपत्तिजनक है, क्योंकि वे न सिर्फ लड़ने के प्रयासों में शामिल नहीं हैं, शासन से लड़ने के लिए, उस दमनकारी शासन से जिसने कुछ हफ्ते पहले ही अपने 34,000 लोगों को मार डाला, जो एक परमाणु शस्त्रागार तैयार कर रहा है जो पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है, मिसाइलें दाग रहा है। 4,000 किलोमीटर की मिसाइलें ईरान द्वारा लगभग एक हफ्ता पहले डिएगो गार्सिया द्वीप की ओर दागी गई थी, जिनकी 4,000 किलोमीटर की रेंज पूरे यूरोप क्षेत्र को कवर कर सकती है। उन्होंने फिर से झूठ बोला। यह दिखाता है कि उन्होंने फिर झूठ बोला। तो न सिर्फ वे जो उनके हित और आत्मरक्षा के लिए जरूरी है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो कि उनके लिए अमेरिका से भी ज्यादा जरूरी है, बल्कि अब वे बाधाएं भी डाल रहे हैं और वास्तव में अमेरिका और इजराइल के प्रयासों में सक्रिय रूप से रुकावट डाल रहे हैं। ये काम नहीं होता और मुझे लगता है कि भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पिछले 80 वर्षों से वे वास्तव में अपनी तरफ से कुछ किए बिना ही अमेरिकी रक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहे हैं। तो एक बार फिर यहाँ यह दिखाता है कि यूरोप ने न केवल अपना साहस खो दिया है, बल्कि अपनी आत्मा भी खो दी है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ईरान भी यूरोप में हिजबुल्लाह के साथ बहुत सक्रिय है। यूरोपीय धरती पर जहाँ स्लीपर आतंकवादी सेल्स हैं, सक्रिय आतंकवादी सेल्स हैं, जिन्होंने कई यूरोपियों को मार डाला है, तो उनके लिए आंखें मूंद लेना और डर जाना वाकई हैरान करने वाला है। कई देशों की प्रतिक्रिया कम से कम कहे तो अप्रत्याशित रही है। इसी के बारे में बात करते हुए कनाडा ने भी अपनी राय दी है। ओवेन ऑल्टरमैन, हमें और बताइए। हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कार्नी बेनिता ने हाल ही में पत्रकारों से कहा कि वो इजराइल के लेबनान पर अवैध आक्रमण की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिता, लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि मार्कार्नी वहां अपनी बात के बीच में खुद को सुधारते हैं और इसी वजह से इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने का जिम्मा लेबनान सरकार पर छोड़ देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हम उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोगों से जो मेटुल्ला, किरियात शमोना, शलोमी जैसे बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे। वो इस बारे में कैसा महसूस करते हैं कि लेबनान सरकार, जिसने शायद फिर से या मान लो और कुछ करने की इच्छा भी हो, पिछले कुछ महीनों में हिजबुल्लाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। पिछले कुछ दशकों की तो बात ही छोड़ दे और हमारी सुरक्षा उनके हाथों में छोड़ दी जाए। लेबनान में इजरायली कार्रवाई की आलोचना करने के तरीके हैं और पश्चिमी सरकारें ऐसा हर समय करती हैं। इजराइल युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। वे अक्सर कहते हैं उसे नागरिक हताहतों से बचने या नागरिकों को जाने के लिए मजबूर करने से बचने के लिए और सावधानी बरतनी चाहिए। मानवीय परिणामों को लेकर चिंता जताते हैं। यह सब आम बात है, लेकिन किसी पश्चिमी देश के नेता का कहना कि इजरायली सेना का लेबनान में होना गैर कानूनी है क्योंकि लेबनान सरकार हालात संभाल रही है, यह अलग बात है। बेनिता, मुझे सच में लगा था कि यह द ऑनियन से है। यह बहुत बेतुका है और मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूं। यूरोपियनों के बारे में एक बात, मैं डैनी से सहमत हूं। मुझे लगता है कि वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं और ये उनकी आंतरिक सोच के हिसाब से समझ में नहीं आता। वे रूस को लेकर चिंतित है, वे यूक्रेन को लेकर चिंतित है। वे चिंतित है कि ये युद्ध रूस की मदद कर रहा है और जितना लंबा ये युद्ध ईरान के साथ चलता है उतना ही ये रूस की मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें जवाब में ये संदेश देना चाहिए कि ये सच नहीं है। अगर युद्ध ईरान का पल्लड़ा भारी रहना से खत्म होता है तो ये रूस को फायदा पहुंचाता है। रूस को रोकने के लिए युद्ध जारी रखना जरूरी है क्योंकि मजबूत ईरान रूस की यूक्रेन में मदद कर सकता है। ईरान को सीमित करना वास्तव में रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा ही सही तरीका है। मुझे यही तरीका ईरान से बात करने के लिए ठीक लगता है।